स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। तो बुलेटिन में अब बात होगी मांडर के महाभारत की। मांडर की जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। अब 26 जून को पता चलेगा कि मांडर के रन में कौन हुआ पास और कौन हुआ फेल। लेकिन मांडर उपचुनाव में जनता का उत्साह देखने को मिला है। उपचुनाव में 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है। मतदान के दौरान कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं आई। कौन बनेगा मांडर का महाराजा? शिल्पी बनेंगी सरताज या खिलेगा कमल? या फिर मांडर के रन बाकुरे बनेंगे धार? किससे किसका बिगड़ा खेल? कौन रहा पास, कौन हुआ फेल? 26 जून को आएगा जनता का फैसला। मांडर की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। 14 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। अब शिल्पी के सिर सजेगा ताज या गंगोत्री को मिलेगा जनता का प्यार, या फिर देव बनेंगे मांडर के कुमार? इसका खुलासा तो 26 जून को होगा, लेकिन सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मांडर की जनता को ढेर सारी बधाइयां देते हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को भारी बहुमत देने का काम किया है। वैसे तो रिजल्ट 26 को होगा, लेकिन बधाई भारतीय जनता पार्टी मांडर की जनता को पहले देने का काम करती है। दिख रहा है कि लोग कितना जागरूक है, कितना उनको आस है इस चुनाव से, तो बहुत अच्छा रिस्पांस है अभी तक। और हमको पूरा विश्वास है इस बार लोग जनता मूड में है, बदलाव के मूड में है और बदलने का काम करेगी और हमको जिताने का काम करेगी। मांडर उपचुनाव में बम्पर वोटिंग के मायने निकाले जा रहे हैं। उपचुनाव में मतदाताओं ने जमकर उत्साह दिखाया। न सिर्फ युवा बल्कि बुजुर्ग के साथ आधी आबादी ने भी उत्साह दिखाया है। उपचुनाव में 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है। वोटिंग के दौरान पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद थी। डीसी एसएसपी खुद बूथों का निरीक्षण करते नजर आए। यही वजह है कि वोटिंग के दौरान कहीं से कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई। कमीशन का डायरेक्शन में इसी बार हम लोग एक इको फ्रेंडली इलेक्शन करवाने का प्रयास किया था, ताकि वो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स में हम लोग को ध्यान देना है। वो सिंगल यूज प्लास्टिक का बैन करते हुए बाकी अल्टरनेटिव मटेरियल का भी यूज करके किया था। सभी पोलिंग पार्टी सब सहयोग किया, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। दिव्यांग मतदाताओं का वोटिंग परसेंटेज 67.72% और 80 वर्ष के उम्र से ऊपर के जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनका वोटिंग परसेंटेज है 39.83। 26 जून को सुबह 8 बजे से मतगणना जो कि काउंटिंग वो शुरू किया जाएगा। कहीं पर किसी तरह कोई हिंसा, किसी तरह कोई विधि व्यवस्था की कोई समस्या, कोई शिकायत नहीं है। अब मतदाताओं ने किसे पास किया है और किसे फेल, ये तो 26 जून को ही काउंटिंग के बाद पता चलेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश, विपिन, शहनवाज, अंजनी और राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो मांडर की जनता ने किसे सर मत्थे बिठाया है, 26 जून को इसकी जानकारी मिलेगी जिस दिन रिजल्ट आएगा। लेकिन अब चर्चा हम इस बात को लेकर करेंगे कि किसने किसका खेल बिगाड़ा है, कौन पास होने की तरफ बढ़ रहा है, कौन फेल होता नजर आ रहा है। क्योंकि हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। राजेश, मांडर की जनता ने जिस तरह से उत्साह दिखाया है वो वोटिंग परसेंट बताने को काफी है। जो भीड़ देखने को मिली, महिलाओं की भीड़ देखने को मिली है, खासकर युवाओं की भीड़ देखने को मिली है। अब उस आयाम पर हम पहुंच गए कि हम चर्चा ये करें कि आखिर किसने किसका खेल बिगाड़ा है, किधर ज्यादा झुकाव देखने को मिला है मतदाताओं का। आपके नजर से, आपके चश्मे से जानना और समझना चाहेंगे। देखिए, मतदान से 4-5 दिन पहले से ही मैं उस क्षेत्र का भ्रमण कर रहा था और लोगों से बातचीत भी की है और ये स्पष्ट था कि लोग अच्छी संख्या में वोट करने आएंगे और वही हुआ भी। क्योंकि मैं जिस सुदूरवर्ती गांव में भी गया तो उन लोगों को यह पता था कि चुनाव है, चुनाव किन कारणों से हो रहा है ये भी उन्हें पता था। यह एकलौता चुनाव है इस राज्य का, यह भी उन्हें पता था। लेकिन उनका जो कमिटमेंट था कि हमें जो संविधान ने अधिकार दिए हैं उसे वो पूरा करना है।
अब रही बात कि किनके किनके बीच मुकाबला था, वैसे 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, लेकिन मुख्य मुकाबला तिनकोरिये कहा जा रहा था। हम लोग भी ये असेस कर रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर इसमें ओवैसी की पार्टी के जो प्रत्याशी है, समर्थित प्रत्याशी देव कुमार धान, उनके किस प्रकार से उनको समर्थन मिलता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता था। लेकिन अभी जो इनपुट्स हैं, जो उससे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, और जो परंपरागत तरीके से लोग वोटर्स हैं उस क्षेत्र के, उन्होंने अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट किया है और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी मतदान के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंची। सुरक्षा के इंतजाम बहुत अच्छे थे, जितने सुरक्षा बल की ज़रूरत थी प्रशासन को मुहैया कराए गए थे, इसलिए कहीं कोई इस निष्पक्ष या निर्भीक तरीके से चुनाव कराने में कहीं कोई परेशानी नहीं जिला प्रशासन को आया है। अब रिजल्ट तो 26 जून को आने वाला है, लेकिन संकेत जो मिल रहे हैं उससे ये लग रहा है कि जो मतदाता सामाजिक समीकरण है उस हिसाब से वोटिंग हुई है, और जो ये आशंका जताई जा रही थी कि कुछ न कुछ वोट कटेंगे और दूसरे को फ़ायदा होगा, हमारे दर्शक समझ रहे होंगे। तो इसलिए अभी किसी के को निराश करना हमारा उद्देश्य नहीं होगा, लेकिन स्पष्ट तौर पर ये दिख रहा है कि परंपरागत तरीके से जो वोटिंग पैटर्न रहा है उस हिसाब से वोटिंग हुई है। लोगों ने जिसे चाहा और जिन मुद्दों के आधार पर वो वोट करने के लिए सोच रहे थे, वोट हुआ है। बहुत ज़्यादा इधर उधर वोट काटने या वोट डाइवर्जन की स्थिति नहीं देखी गई है। तो हमें इंतज़ार करना होगा 26 जून का, जिस दिन मतदाता के सोच या उनके बारे में कि क्या उन्होंने किन्हें आशीर्वाद दिया है, कौन इस क्षेत्र का विधायक होगा अगले 2-2.5 साल के लिए। तो अभी हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन साफ तौर पर है कि जो सोशल इक्वेशन थे उसी के हिसाब से वोटिंग हुई है। शारिफ मांडर, चुनाव को कवर करते करते मांडर चुनाव का रंग आप पर भी चढ़ गया है। राजेश, आपने सब कुछ कहते हुए भी कुछ नहीं कहा है। ये अच्छी बात है, जो समझ रहे हैं आपकी बात का, जो आपकी बातों का विश्लेषण करेंगे उन्हें नतीजे तो जरूर पता चल गए होंगे। बहरहाल राजेश, जिस तरह से उपचुनाव में बहुत ज्यादा मुद्दे हावी नहीं रहते हैं, क्योंकि चुनाव होता है किसी कारणों से, फिर उपचुनाव वहां पर कराना पड़ता है, तो वो मुद्दे जो बेसिक मुद्दे हैं, जो सड़क, पानी, बिजली, जो हर चुनाव में होते हैं, आम चुनाव में होते हैं, वो मुद्दे नहीं रहे। महागठबंधन की तरफ से केंद्र निशाने पर रही, वहीं एनडीए की तरफ से राज्य सरकार निशाने पर रही। इसी मुद्दे को लेकर वहां पर प्रचार प्रसार जो है वो घूमता नजर आया है। और जैसा आप भी संकेत दे रहे हैं, बता रहे हैं कि जो जनता है, जो वोटर्स हैं, उन्हें इन बातों से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जो ट्रेडिशनल तरीके से जो वोटिंग होती है वैसे ही वोटिंग हुई है। तो क्या इस आधार पर ही हम आकलन करें कि मांडर का प्रतिनिधित्व आगे कौन करने वाला है? हाँ, सहज रूप से मैंने जितने इनपुट्स दिए और परोक्ष रूप से जो बताने का प्रयास किया है अपने दर्शकों को, उससे स्पष्ट है कि ये इस क्षेत्र में जो सामाजिक समीकरण है, जो वोटर्स के कॉम्बिनेशंस है, वही पैटर्न चला है इस बार भी उपचुनाव में। लोगों को सब पता था कि क्यों चुनाव हो रहा है और एनडीए ने क्या कन्विंस किया और इधर गठबंधन के लोगों ने क्या कन्विंस किया। लेकिन जो वहाँ पर जो प्रमुख रूप से देखें तो गंगोत्री कुजूर और बंधु तिर्की की सुपुत्री शिल्पी नेहा तिर्की के बीच आमने सामने की लड़ाई समझी जा रही थी। थोड़ा सा पहले हम लोग ये सोच रहे थे कि थोड़ा वोट डाइवर्जन होगा, क्योंकि देव कुमार धान भी खड़े हैं और AIMIM का समर्थन उसे हासिल है, और ओवैसी की सभा भी यहाँ हुई थी, काफ़ी अच्छी भीड़ भी उसमें दिखी थी। तो इस आधार पर हम कहें कि बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई, और मुझे लगता है कि बीजेपी ने इतनी बड़ी तैयारी की थी कि हर घर तक पहुंचने का प्रयास बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने किया, और ये समझाने का प्रयास किया कि राज्य सरकार का क्या कामकाज का रहा है, 2.5 साल में इस सरकार ने क्या काम किया है, इसलिए बदलाव जरूरी है। किन कारणों से यह उपचुनाव हो रहा है, यह भी समझाने का प्रयास किया। उधर यूपीए की तरफ से आप देखें कि कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के अलावे JMM राजद के लोगों ने भी खूब पसीना बहाया और जगह जगह जाकर चुनाव प्रचार किया और लोगों को बताया
कि केंद्र सरकार क्या कर रही है और राज्य में जो गठबंधन की सरकार है जिसका नेतृत्व जेएमएम कर रहा है उसे किस प्रकार से डिस्टर्ब किया जा रहा है। साथ ही साथ आप देखें कि अभी जो अग्नि पथ योजना आई थी उसके बारे में भी मैंने देखा कि जेएमएम के नेता युवाओं को समझा रहे थे कि ये किस प्रकार की योजना है जो देश की सुरक्षा से के साथ एक कंप्रोमाइज किया जा रहा है और युवाओं को एक तरह से ठगा जा रहा है, बेरोजगारों की एक नई फौज खड़ा करने की तैयारी है। तो ये तमाम चीज़ें जनता को समझाने का प्रयास दोनों पक्ष की ओर से हुआ है। जनता ने समझा है और उसी हिसाब से वोट भी किया है। चूंकि ये उपचुनाव है, बहुत राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय मुद्दे इसमें बहुत हावी नहीं थे। हाँ, लेकिन मैं जब पूरे क्षेत्र में भ्रमण किया था ये जरूर से कि उस क्षेत्र में कई समस्याएं हैं। सड़कों की समस्या है और इसके अलावा पेयजल की समस्या है, शिक्षण संस्थान कम है और इसके अलावा जो लाइन ऑर्डर की समस्या है, उन सब लोगों ये सभी लोग मानते थे कि यह स्थिति यहाँ पर ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है, ऐसे विधायक की ज़रूरत है जो इन समस्याओं का समाधान करे। लेकिन उनका ये भी सोचना था कि अभी जो चुनाव होकर जो जिन्हें वोट देंगे उनके पास बहुत कम समय रहेगा, शायद वो इन समस्याओं की ओर ध्यान दे तो शायद उसका समाधान शुरू हो जाए। इस लिहाज से देखें तो लोगों की अपेक्षाएं जो है वह जो भी प्रत्याशी जीतेंगे, जो भी इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करेंगे, उन पर बड़ी जिम्मेवारी होगी कि लोगों की भावना के अनुरूप काम करें ताकि 2024 में जो आमतौर पर विधानसभा का चुनाव होगा उसमें उनकी पैठ ठीक रहे, उनकी स्थिति ठीक रहे और उनकी जड़ें मजबूत रहे। इसलिए अभी जो भी विधायक चुने जाएंगे उनके ऊपर बड़ी जवाबदेही होगी कि वो अच्छा से परफॉर्म करें। तो लोगों की अपेक्षाएं भी है। हर लोग बोलते थे कि हम ऐसे विधायक को चुनना चाहते हैं जो मेरे क्षेत्र की समस्या का समाधान करे और उम्मीद रहती है जब तक वैसे ही लोगों को वोट करेंगे। तो संभव तो उसी राजेश, एक सवाल है आपसे कि हाल के दिनों में जो चुनाव हुए हैं देश में, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें या विभिन्न राज्यों में चुनाव हुए या उपचुनाव हुए, उन चुनाव में एक पैटर्न देखने को मिला। पहले जो चुनाव होते थे उसमें सभाएं या बयानों के आधार पर लोग अपना मन बनाते थे, लेकिन अब जो चुनाव देश में हो रहे हैं उसमें एक चीज देखने को मिल रही है, आप हो सकता है मेरी बात से इत्तेफाक भी रखें, कि लोग पहले से माइंड सेट अप करके रख रहे हैं कि उन्हें किस तरफ जाना है, किसके साथ जाना, कौन उनका प्रत्याशी है, कौन उनके लिए बेहतर होगा। तो बहुत ज्यादा सभाओं से या जो बयान आ रहे हैं या फिर आप दूसरे की कमीज दिखाना चाहे कि उसकी कमीज ज्यादा मैली है, ज्यादा साफ मेरी कमीज है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। ओवरऑल चुनाव की बात करें हम तो बिल्कुल ये देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो चाहे वो विधायक सिटिंग विधायक हो या फिर निवर्तमान हो या फिर पूर्व विधायक हो, उनके लिए कुछ चीज़ें एकदम शर्त की तरह होती है कि ये कांटेक्ट में रहते हैं कि नहीं, ये लोगों के बीच आते हैं या नहीं, ये अगली बार चुनाव लड़े या ना लड़े, लेकिन जो जनप्रतिनिधि का एक दायित्व होता है, जो उनका अप्रोच होना चाहिए वो है कि नहीं। तो इस लिहाज से लोगों ने एसेस किया है और उसी हिसाब से वोट भी किया है कि किस प्रकार से कौन सा व्यक्ति यहाँ पर इस क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। वैसे जेएमएम की बात करें तो जेएमएम ने कहा था कि ये चुनाव जो है जो यहाँ की जनता के लिए डबल ऑफर है। डबल ऑफर, ये मानसून ऑफर है। एक विधायक सदन में आवाज़ उठाएगा, दूसरा विधायक सड़क पर आवाज़ उठाएगा। तो उनका सीधा इशारा था कि कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं शिल्पी नेहा तिर्की, उनको वोट दीजिए। खैर जेएमएम अपना जो राजधर्म है वो अपनाते हुए इस पूरा कदमी से भी किया, मुख्यमंत्री की भी सभा हुई। प्रयास यही हुआ कि इस क्षेत्र में जो बंधु तिर्की की सदस्यता गई तो उनकी बेटी जो है उनको रिप्रेजेंट करेगी और एक कहीं न कहीं एक अच्छा माहौल इस क्षेत्र के विकास के लिए बन पाएगा, क्योंकि पिता भी मुखर रहेंगे। ठीक है, वो चुनाव नहीं लड़ सकते, ये अलग बात है, लेकिन उनकी सुपुत्री इस क्षेत्र से रिप्रेजेंट करेंगी। वहीं गंगोत्री कुजूर का कहना था कि उन्होंने जो 5 साल जो 2014 से 2019 तक जो उन्होंने परफॉर्म किया है, भले लोगों से संपर्क उनका बहुत ज़्यादा नहीं रहा, कई शिकायतें उनकी थी कि गाँव के लोग कहते थे कि वो आती नहीं है, लेकिन उनका यह कहना था कि
वो व्यक्तिगत रूप से भले नहीं सभी गांव में पहुंची हों, लेकिन योजनाओं का क्रियान्वयन बहुत ईमानदारी से हुआ है। और उन्होंने कई मेरे भ्रमण के दौरान उन्होंने बताया कि ये चीज़ें हुई है, और लोगों ने भी माना कि हाँ पहले की अपेक्षा यानी 2014 से के पहले जो स्थिति थी उसमें काफ़ी सुधार हुआ। लेकिन अभी 2019 में गंगोत्री कुजूर को टिकट नहीं मिला था। देव कुमार धान बीजेपी के प्रत्याशी थे जो बागी होकर फिर जी राजेश, हम चर्चा जारी रखना चाहते हैं मगर समय की हमें कमी है और एक खबर से दर्शकों को रूबरू कराना है। लेकिन आपने महत्वपूर्ण बात कही आखिरी चर्चा में कि जो लोग होते हैं, जो वोटर्स होते हैं, उनकी यही अपेक्षा रहती है अपने जनप्रतिनिधि से कि उनके बीच में उनकी उपस्थिति, उनका अटेंडेंस लेते हैं कि कितनी उपस्थिति रही है। शायद मांडर भी वही देखने को मिल रहा है और उस आधार पर आकलन कर चुकी है जनता ने, अपना फैसला सुना दिया। बहुत शुक्रिया आपका राजेश, आप महत्वपूर्ण चर्चाओं के साथ इस जानकारी के साथ आप चर्चा में जुड़े हैं। आपका बेहद शुक्रिया राजेश। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।